वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ अकबर का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अकबर से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि पहला पार्ट हम चैप्टर आधा कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट में हम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही ये बुक कंप्लीट होएगी ना अपनी मध्यकालीन भारत, उसके बाद मैं आपको प्राचीन भारत कराऊंगा, क्योंकि बुक मैंने परचेज़ कर ली है। देखिए, ये रखी हुई है। जो मतलब आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वही बुक मैंने मंगाई है। मतलब बढ़िया एकदम कंटेंट है इसमें, और इसे बुक को मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि मैं आपको ये बुक पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही ये बुक पढ़ाऊँगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बुक आ गई है, देख सकते हैं आप। राम शरण शर्मा की बुक है ये। बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराया गया है। और यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया, तो आगे हम देखेंगे आज। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखेंगे आगे अकबर का शासन। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने मतलब ने अकबर का जो शासन था उसमें कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से मतलब उसके अधिकारी थे, कौन कौन से ऑफिसर थे, कौन कौन से पद पे वो नियुक्ति थी उनकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। परगना और सरकार पहले की तरह ही जारी रहे। ये सरकार में वो थे, मतलब एक फरगना था, सरकार। ये दो मतलब टर्म थी, ये पहले की तरह ही जारी रहे। सरकार का मुख्य अधिकारी फौजदार और आलमगुजार थे। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार का मुख्य अधिकारी फौजदार और आलमगुजार थे। पूरे पूरे साम्राज्य के पूरे क्षेत्र को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया: जागीर, खालसा। ये फ्रेंड्स खालसा है, कई जगह खालिसा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देख लेना। कई बुक में ये खालसा लिखा हुआ है, कई जगह खालिसा। और तीसरा है इनाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अकबर के काल में साम्राज्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो ये तीन थे: जागीर, इनाम और खालिसा। ठीक है फ्रेंड्स, खालिसा थी ना, ये गांव के अंदर जितनी भी आय होती थी, मतलब जो भी खेती वगैरह थी, वो लेते थे। क्या कहते हैं उसे, मालगुजारी भत्ता जो भी लेते थे ना, वो सीधे शाही खजाने में जमा होती थी। और ये देखो लिखा हुआ है, खालिसा गांव के की आय सीधे शाही खजाने में जमा होती थी। जो इनाम की भूमियाँ थी ना, ये विद्वानों और धर्मचारियों को दी जाती थी। जो भी इनके विद्वान पंडित वगैरह होंगे, उनसे खुश होकर उनको ये भूमियाँ दी जाती थी। और तीसरा है जागीरें, जो अमीरों को तथा रानियों समेत शाही राजवंशों के व्यक्तियों को दी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय शासन पर अकबर के संगठन का पूरा ध्यान था। तो अकबर ने ना जो केंद्रीय और जो प्रांतीय शासन था ना, उसके संगठन पर पूरा ध्यान दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं नीचे। मध्य एशिया और तैमूरी परंपरा में एक सर्व शक्तिशाली वजीर रखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो तैमूरी परंपरा थी और एक ये मध्य एशिया में जो चल रहा था, तो इसके लिए सर्वाधिक शक्तिशाली जो था ना, वो वजीर था। अब हम इस वजीर को देखेंगे। तो वजीर के लिए वह शासक और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी होता था। ठीक है फ्रेंड्स, इस वजीर की बात हो रही है, वह शासक और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी होता था। कालांतर में सेना के लिए एक अलग ही विभाग बना दिया गया। तो उसके बाद से इस वजीर की शक्ति थोड़ी कम होगी। इस तरह देखो, यहाँ लिखा है ना, कालांतर में सेना के लिए एक अलग विभाग अस्तित्व में आया। इस तरह वजीर की धारणा को व्यवहार में ही छोड़ दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि अकबर के काल में ये वजीर क्या करता था। तो देखेंगे फ्रेंड अकबर के, ये फ्रेंड्स यहाँ ने था मैंने का क्या बना दिया। ठीक है फ्रेंड, अकबर के समय राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर ही बना रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो भी रेवेन्यू वगैरह या इनकम वगैरह होती थी, तो जो जहाँ जमा होती थी, तो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वजीर होता था। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं। लेकिन ये अकबर ना वजीर नहीं कहता था, लेकिन अकबर आमतौर पर ना वजीर शब्द की जगह दीवान या दीवान आला की उपाधि का प्रयोग करता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। दीवान समस्त आय एवं व्यय के लिए उत्तरदायी होता था, तथा वह खालिसा, जागीर और इनाम की भूमि पर भी नियंत्रण रखता था, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
जितनी भूमि वगैरह होती थी वो सब इसी के अंडर आती थी, वजीर के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सैन्य विभाग। चलिए फ्रेंड्स, सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, सैन्य विभाग वगैरह जो सेना वगैरह होती थी ना, उसकी देख रेख के लिए ये जो मेन बंदा था ये था मीर बख्शी। ये यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया कि जो मीर बख्शी था ना वो क्या था, कौन सा डिपार्टमेंट था उसके पास। तो उसके पास सैन्य विभाग था, जो भी ये सेना की मतलब सेना में भर्ती वगैरह, उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड कराता था। मतलब हर सेना की जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो सब यही प्रोवाइड कराता था। इसके अंडर था ये सेना पूरी। ठीक है, सैन्य विभाग था। और इसके अंडर एक दो और विभाग थे, अभी देखते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए मीर बख्शी साम्राज्य के गुप्तचर और सेवाओं का भी प्रमुख होता था। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्तचर अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी वाक्यानवीस साम्राज्य के सभी भागों में नियुक्त किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको याद रखना। गुप्तचर अधिकारी और सूचना अधिकारी को भी इसके अंडर ही था मीर बख्शी के, लेकिन गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था और सूचना अधिकारी को वाक्यानवीस। ये कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, डीप में जाके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना ये गुप्तचर अधिकारी को मुगल काल में बरीद कहा जाता था और जो सूचना अधिकारी था उनको वाक्यानवीस कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरा अधिकारी। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी मीर समान था। यह शाही घराने की आवश्यकताओं को पूरी करता था। मतलब तीसरा अधिकारी मीर समान था, मतलब ये शाही घराना जो भी इनका होता होगा उसका प्रबंध करता था। मतलब ये देखो आगे लिखा है, जिसमें हरम की स्त्रियों के प्रयोग में वस्तुओं की भी पूर्ति करता था। मतलब ये घर का काम, घर के काम वगैरह करता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, शाही घराने की आवश्यकताएं पूरी करता होगा। और जो राजाओं की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, और मतलब मान लो ये युद्ध पे कहीं गए राजा, तो अगर मान लो उस राजा को मार दिया जिसके खिलाफ इनका युद्ध हुआ, तो उसकी रानी अच्छी लगी या उसकी लड़की अच्छी लगी तो वो ला के इसी हरम में रख देते थे कि अब तू मेरी है और तू यहाँ मेरे महल में हरम में रहेगी इन सारी स्त्रियों के साथ। तो ये हरम में जो भी स्त्रियाँ वगैरह थी, उनकी जो भी नीड्स वगैरह, आवश्यकताएं वगैरह होती होंगी खाने पीने की, जो भी है उनको पूरी करता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों पर नियंत्रण आदि भी इसी की निगरानी में होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये दरबार में मतलब सब कुछ आज्ञा का पालन हो, जैसे कहते हैं ना कानून का पालन हो। और जो भी दरबार में अंगरक्षक वगैरह होंगे तो वो भी सब इसी के अंडर आते थे, किसके, मीर समान के। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं चौथा। चौथा महत्वपूर्ण विभाग था न्याय विभाग, मुख्य जिसका प्रमुख काजी होता था। ठीक है, समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चौथा मुख्य अधिकारी होता था न्याय का, और न्याय के का प्रमुख होता था काजी। यह पद अब कभी कभी मुख्य सदर के पद से भी जोड़ दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो सभी खैराती और महजबी प्रतिष्ठानों के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अब चलते हैं आगे। तो न्याय के लिए काजी होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, कसाई घराने के लिए मीर समान, और सेना के लिए मीर बख्शी, और राजस्व विभाग के लिए वजीर। तो ये 4 पॉइंट याद रखना। अब देखते हैं 1580 में अकबर ने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और वो 12 सूबे ये थे: बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से समझ गए हुए 12 प्रांतों में इसने अपने शासन को बांटा था, अपने राज्य को या साम्राज्य को। और हर प्रांत में एक सूबेदार, एक दीवान, एक बख्शी, एक सद्र और एक काजी और एक वाक्यानवीस नियुक्त किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टर्म है दीवान, बख्शी, सद्र, काजी, ये मैं पीछे पढ़ाया हूँ अभी अभी जस्ट पिछले पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं इनके राजपूतों के साथ कैसे संबंध थे अकबर के। देखते हैं, अकबर जब तख्त पर बैठा तो उसके कुछ ही समय बाद अम्बेर का राजा भारमल उसके आगरा दरबार में आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, तो देखेंगे आगे। तो अकबर जब तख्त पर बैठा तो कुछ ही समय बाद आमेर का राजा भारमल उसके आगरा के दरबार में आया। ठीक है फ्रेंड्स, और
और अपनी छोटी बेटी हरवा बाई का उसके साथ विवाह करके अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया। तो मतलब इसने अपनी मतलब दरबार में आया था ब्याह की बात करने, बाद में ब्याह हो भी गया। अब ब्याह होने के बाद मतलब गठबंधन को ना मजबूत बना लिया, मतलब रिश्तेदारी को गहरा बना लिया, मजबूत। अब देखते हैं आगे। लेकिन अकबर ने एक अलग ही नीति अपनाई। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अकबर ने एक अलग ही नीति अपनाई। ठीक है फ्रेंड, उसने नीति अपनाई है, और लेकिन उसने हिंदू पत्नियां थी ना जितनी, उनको मतलब पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी, और उनके पिताओं और संबंधियों को अमीरों की जमात में सम्मानजनक स्थान दिया। मतलब जो इनकी पत्नियां थी ना, इनको मतलब पूजा पाठ करने की फुल आज़ादी थी, और इनके रिश्तेदार जो भी संबंधी वगैरह थे उनको अपने राज्य में बढ़िया पद पे नियुक्त कर दिया, यानी बढ़िया पोस्ट दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। भारमल जो एक उच्च अधिकारी बना, उसका बेटा भगवंत दास 5 हजारी के दर्जे तक उठा, और उसका पोता मान सिंह 7 हजारी के 7 हजारी का मतलब 7 हजार वेतन मिलता होगा, उस टाइम की बात हो रही है, 7 हजारी के मनसब तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इसके क्या कहते हैं राजपूतों के साथ संबंध। अब चलते हैं आगे। समझ गए ना इस पूरे पैरे का मतलब। अकबर ने जो भी इसकी हिंदू रानियां थी या पत्नियां थी उनको मतलब धार्मिक पूजा पाठ की पूरी स्वतंत्रता दी, और जो भी हिंदू पत्नी पत्नी थी ना इसकी, इसके रिश्तेदार वगैरह भाई बंधु थे, उनको बढ़िया पदों पर नियुक्त कर दिया इसने, बढ़िया पोस्ट दे दी। तो वही यहाँ बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब चलते हैं नीचे। लेकिन विवाह संबंधों को शर्त बनाने के लिए अकबर ने जोर नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। रणथंभौर के हरडाओ के साथ कोई विवाह का संबंध न था। राव सूजन हाड़ा को गढ़कटंगा का भार सौंप दिया गया, और वह 2 हजारी के मनसब तक पहुंचा, मतलब उसकी 2 हजार तक सैलरी दी गई इसे। और इसका जो था क्या कहते हैं राव सूजन राव हाड़ा, इसे गढ़कटंगा का राज सौंप दिया, और 2 हजार रुपये सैलरी देता होगा, उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अकबर ने 1564 में जजिया अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि अकबर ने जजिया कब समाप्त किया, तो 1564 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये टर्म। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले वह तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर चुका था, और युद्ध बंदियों और ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने वाली की प्रथा को भी रोक लगा दी थी। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे, मतलब जजिया 1564 में समाप्त किया। फिर जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था वो भी समाप्त कर दिया था, और जो युद्ध बंदी थे ना, मान लो ये कहीं लड़ने गया तो वहाँ की जो भी सेना कुछ मर गई, और कुछ जो जिंदा रह जाते थे उनको बंधक बना के ले आता था। और जो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की प्रथा थी ना, फिर इन युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाया जाता था, तो वो भी प्रथा पर इसने रोक लगा दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। 1572 में राणा उदय सिंह के बाद राणा प्रताप गद्दी पर बैठा। अकबर ने राणा प्रताप के पास अनेक दूत उन्हें मुगल का अधिकाराजी। ठीक है फ्रेंड, 1572 में राणा उदय सिंह के बाद राणा प्रताप गद्दी पर बैठा, लेकिन अकबर ने इसके पास अनेक दूत भेजे, और इससे कहा कि मुगल अधिराजी स्वीकार करने और व्यक्तिगत रूप से बादशाह के प्रति सम्मान का इजहार करने की बात समझाने के लिए भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगी इस लाइन का मतलब। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो इसने ये कहा था कि तुम उनके पास जाओ और उन्हें समझाओ कि जो मुगल है ना वही सब कुछ है, उनके मतलब बादशाह के प्रति सम्मान व्यक्त करो। ये ना बादशाह के प्रति सम्मान और इजहार की बात समझाने के लिए भेजा, लेकिन ये शायद मना कर देता है। आगे देखते हैं। ये देखो, मान सिंह के प्रतिनिधिमंडल
प्रतिनिधिमंडल के बाद एक दूसरा प्रतिनिधिमंडल भगवान दास के नेतृत्व में गया और राजा टोडरमल के नेतृत्व में, मतलब इसने एक बार नहीं माना तो दोबारा ये भेजा और साथ में इसके टोडरमल भी गया नेतृत्व में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये लिखा हुआ है ना, लेकिन कोई अंतिम फैसला इसलिए नहीं हो सका क्योंकि स्वाभिमानी राणा अकबर की स्वयं आकर सलाम करने की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये बात अकबर ये कह रहा होगा कि मतलब तुम मेरा वो बन जाओ, मेरा अधीनता स्वीकार कर लो और जहाँ भी मुझे देखो तो सलाम करो। ठीक है फ्रेंड्स, वही यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ मुझे देखो सलाम ठोको मुझे। वही देखो यहाँ लिखा है, स्वाभिमानी राणा ने अकबर की स्वयं आकर सलाम करने की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। अकबर यही कह रहा होगा कि जहाँ भी मैं दिखूँ या तुम रोज़ आकर मेरे दरबार में मुझे सलाम ठोको, वही बात हो रही है यहाँ। बट ये मना कर देता है, तैयार ही नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते। 1576 के आरंभ में अकबर ने 5,000 की सेना देकर राजा मान सिंह के खिलाफ एक अभियान भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देख लो, सेना भेज दी है इसने, 5,000 सेना को राणा के खिलाफ एक अभियान भेजा। दोनों पक्षों के बीच एक तीखी लड़ाई हल्दी घाटी में एक संकरीय घाटी के नीचे हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो वो 1576 में हुई थी। याद रखना फ्रेंड, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। देखो ये लिखा है ना, एक तीखी लड़ाई हल्दी घाटी एक सक्रिय घाटी के नीचे हुई। राणा के दल का नेतृत्व अफगान के दस्ते के साथ हकीम खान सूर ने किया। इस तरह हल्दी की घाटी की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई या भारतीय विदेशियों की लड़ाई नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं। अब देखते हैं आगे। यह अंतिम अवसर था जब राणा ने मुगलों का जमकर सामना किया। उसके बाद उन्होंने छापामार युद्ध का तरीका अपना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ छापामार पद्धति के बाद ये राणा प्रताप या महाराणा प्रताप की बात हो रही है फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप की छापामार युद्ध की विधि को आगे चलकर दक्कनी सेनापति मलिक अंबर ने और शिवाजी ने और आगे विकसित किया। तो मतलब ये जो इसने टेक्निक अपनाई थी ना छापामार पद्धति का, वही की बात हो रही है। राणा प्रताप की छापामार पद्धति को और आगे दक्कनी का सेना मलिक अंबर और शिवाजी ने आगे विकसित किया। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार और बंगाल में विद्रोह फूटने के बाद 1579 में मुगलों का दबाव ढीला पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार और बंगाल में विद्रोह हुआ और 1579 में मुगलों का दबाव ढीला पड़ गया। इसी बीच अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम पंजाब में घुस आया। ठीक है फ्रेंड्स, 1585 में उत्तर पश्चिम पर आएगा फ्रेंड्स यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख दिया है मैंने। पर 1585 में उत्तर पश्चिम पर निगाह रखने के बाद राणा प्रताप के खिलाफ कोई मुहिम नहीं भेजी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज। स्थिति का फायदा उठाकर राणा प्रताप ने अनेक क्षेत्रों को वापस जीत लिया या मतलब वापस पा लिया, जिसमें कुंभलगढ़ भी शामिल था और चित्तौड़ के पास के क्षेत्र भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, पर वे स्वयं चित्तौड़ को वापस ना पा सके। मतलब इसने कुछ इलाके जीत लिए पर चित्तौड़ पर अभी भी अकबर का ही, मुगल साम्राज्य का ही अधिकार है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। इस काल में उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चामड़ बसाई। मात्र 51 वर्ष की अवस्था में राणा की मृत्यु एक अंदरूनी चोट के कारण हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। मतलब कहा जाता है ये कि मतलब ये कुछ तीर कमान वगैरह अपना ठीक कर रहे थे या कुछ कर रहे थे उसके साथ, तो तीर कमान वगैरह वो टूट गया और इसके उनके अंदर पेट में अंदर चोट लगी, तो अंदरूनी चोट लगी, तो जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
मेवाड़ के अलावा अकबर को मारवाड़ का विद्रोह भी झेलना पड़ा। मालदेव की मृत्यु 1562 में के बाद उसके मृत्यु के बाद उसका छोटा बेटा चंद्रसेन गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, मुगलों के दबाव के कारण उसने अपने भाइयों को पट्टा के रूप में राज्य के कुछ भाग दे दिए, राज्य के भाग देने पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, उसने विद्रोह किया। अकबर ने अब मारवाड़ को सीधे मुगल शासन में ले लिया, मतलब मारवाड़ को भी अकबर ने जीत लिया। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अकबर ने उसकी देखरेख के लिए राय सिंह बीकानेरी को नियुक्त किया, मतलब मारवाड़ की देखरेख के लिए बीकानेरी को नियुक्त किया। वहाँ पे कुछ वर्ष बाद अकबर जोधपुर को चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को सौंप दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उदय सिंह ने अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम से अपनी बेटी जगत गोसाई का ब्याह कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कहानी समझ आ गई होगी। सलीम यही है जो क्या कहते हैं जहांगीर बनेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य को भारत में सबसे बहादुर योद्धाओं की सेवाएं दिलाई। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य को भारत में सबसे बहादुर योद्धाओं की सेवा दिलाई। इस संगठन के बाद राजस्थान में शांति सुनिश्चित की और घर बार राज्य की सुरक्षा की चिंता से मुक्त होकर। ठीक है फ्रेंड्स, संगठन हो गया। इस संगठन के बाद राजस्थान में शांति सुनिश्चित की गई और घर बार और राज्य की चिंता से मुक्त होकर राजपूतों को साम्राज्य के दूर दराज इलाकों में सेवा करने के योग्य बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है राजपूतों को साम्राज्य के दूर दराज इलाकों में सेवा करने के योग्य बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, हम नीचे चलते हैं। अकबर की राजपूत नीति को उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने भी जारी रखा। जहांगीर ने कछवाड़ राजकुमारी से और एक जोधपुर राजकुमारी से विवाह किया था। जैसलमेर और बीकानेर घरानों की राजकुमारियां भी उससे ब्याही गई। ओह कितनी शादी कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, पर जहांगीर की सर्वप्रथम उपाधि मेवाड़ के साथ जारी विवाद का समाधान करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, राणा प्रताप की जगह उसके बेटे अमर सिंह ने ले ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1505 में तख्त पर बैठने के बाद जहांगीर ने 3 मुहिमें चलाई, मतलब 3 मुहिम चलाई या 3 योजनाएं चलाई। ठीक है फ्रेंड्स, पर वे राणा के संकल्प को ना तोड़ सकी। अंत में अभियान के नेतृत्व के लिए जहांगीर स्वयं 1513 में जहां अजमेर पहुंचा और क्या कहते हैं मेवाड़ की पहाड़ी भागों पर हमले किए। एक बड़ी सेना के साथ शहजादा खुर्रम ये वही है जिसे आगे जाके शाहजहां बनेगा। ये शहजादा खुर्रम को लगाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मेन पॉइंट इस पहरे का ये है कि मतलब जब ये 1505 में गद्दी पर बैठा ना तो इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी या 3 बार अपनी फौजें भेजी, लेकिन फिर भी उनको हरा नहीं सके ये राणाओं को। जो महाराणा प्रताप का बेटा गद्दी पर बैठा था उनको हरा नहीं सके, लेकिन अंत में ना ये 1613 में खुद ही अजमेर पहुंच जाता है और वहाँ जाकर खुर्रम को भी साथ ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अनेक सरदार मुगलों से आ मिले। दूसरों ने राणा पर शांति के लिए दबाव डाला। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब अनेक जो उसके राणा के जो सरदार वगैरह थे ना वो कुछ हिस्से आके मिल गए और जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो ये कह रहे थे राणा से कि भाई समझौता कर लो, शांति के लिए दबाव डाला। राणा के बेटे करण सिंह को जहांगीर के दरबार में भेजा गया। उसका अच्छा वहाँ पर स्वागत हुआ। ठीक है फ्रेंड, राणा की प्रतिष्ठा रखने के लिए जहांगीर ने इस पर जोर नहीं दिया तथा राणा स्वयं आकर उसके प्रति सम्मान जताए या शाही सेवा में शामिल हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब ये जहांगीर ये कह रहा था कि या तो वो खुद ही आ जाए मेरे दरबार में, ठीक है, या फिर आके मेरे दरबार में नौकरी वगैरह करना लगे
करने लगे या शामिल हो जाए मेरे दरबार में। तो यही वहाँ लिखा है, शाही सेवा में शामिल हो जाए। राजकुमार कर्ण को 5,000 ही का मनसब दिया गया, ठीक है। तो वो आगे शामिल हो जाता है और 5,000 की नौकरी वगैरह करता है, जैसे 5,000 का मनसब दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चित्तौड़ समेत मेवाड़ों के सारे क्षेत्र लौटा दिए गए। तो फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे विद्रोह और मुगल साम्राज्य का आगे का विस्तार, ठीक है फ्रेंड्स। अब राणाओं के साथ संबंध हम पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। तो क्षेत्रीय स्वतंत्रता भावनाएं अभी भी मजबूत थी, विशेषकर गुजरात, बंगाल और बिहार जैसे क्षेत्रों में, जहां अलग राज्यों के निर्माण की एक लंबी परंपरा थी, ठीक है फ्रेंड्स। राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए राणा प्रताप का अनर्थक संघर्ष चला। अब नीचे देखते हैं। अकबर के सौतेले भाई और काबुल के शासक मिर्जा हाकिम ने भी विद्रोह को बढ़ावा दिया। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति का गलत ढंग से निपटाने के कारण बंगाल और लगभग पूरा बिहार विद्रोहियों के हाथों में चला गया, जिन्होंने मिर्जा हकीम को अपना बादशाह बनना घोषित कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में एक फौज बिहार और बंगाल के खिलाफ भेजी और दूसरी राजा मानसिंह के नेतृत्व में मिर्जा हाकिम के प्रत्याशित आक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये पढ़ाई जा रहा है, अब तो कुछ बता भी नहीं रहा। मतलब जो इलाके थे ना, क्या कहते हैं, जो राजस्थान वगैरह के इलाके जो थोड़े बहुत बचे हुए थे गुजरात के, जैसे यहाँ बताया हुआ है ना, गुजरात में विशेषकर बंगाल जैसे, तो इनके इलाकों पर ना इसने मिर्जा हाकिम ने कब्जा कर लिया। ये देखो, मिर्जा हाकिम ने भी विद्रोह को बढ़ाया और यहाँ लिखा हुआ है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से निपटाने के कारण बंगाल का लगभग पूरा और बिहार के विद्रोहियों के हाथों में चला गया, ठीक है। जो बंगाल और बिहार में विद्रोह कर रहे थे, तो उन्होंने मिर्जा हाकिम को अपना बादशाह घोषित कर दिया और इसी से लड़ने के लिए इसने मतलब टोडरमल के नेतृत्व में एक फौज बिहार और बंगाल भेजी और दूसरी मतलब मिर्जा हाकिम के प्रत्याशित आक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। तो ये मिर्जा हाकिम था ना, जो ये बादशाह घोषित किया था, ये आगे बढ़ते ही जा रहा था। क्या कहते हैं, मिर्जा हाकिम लाहौर पर चढ़ लाहौर पर चढ़ आया तो राजा मान सिंह और भगवंत दास की जबरदस्त प्रतिरक्षा के कारण नगर पर अधिकार नहीं कर सका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मिर्जा आगे बढ़ रहा था लाहौर की तरफ। तो ये जो इसने अकबर ने जो ये भेजी थी अपनी सेना, तो इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, तो ये मतलब लाहौर को जीत नहीं पाया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। काबुल पर कूच करके अकबर ने अपनी सफलता में 4 चांद लगाए, ठीक है फ्रेंड्स। काबुल से भारत लौटने से पहले अकबर ने काबुल को काबुल को जो राजपाट था ना, वो अपनी बहन को दे दिया। वो ये कहना चाहता है, काबुल से लौटने से पहले अकबर ने काबुल को अपनी बहन के हवाले कर दिया। यह अकबर की विशाल हृदयता और उदारता का सूचक था, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब अकबर ने अपनी बहन को दे दिया, तो वो ये दिखाना चाहता है कि मैं हाँ बहुत ही दानवीर हूँ और बहुत ही दयालु हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वह दक्कन की ओर खिंचा, यानी दक्कन की ओर चला। मुगलों का पुश्तैनी दुश्मन अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने मुगलों का पुश्तैनी दुश्मन अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने 1584 में बदखा को रौंद डाला। जो इनका कट्टर दुश्मन था ना, अब्दुल्ला खां था, उसने 1984 में बंदखा को रौंद डाला, जिस पर तैमूरियों का शासन था, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे चलते हैं। अकबर ने मानसिंह को काबुल की ओर कूच करने का आदेश दिया और उज़्बेकों के सारे रास्ते बंद करने के लिए कश्मीर के खिलाफ 1586 में बलूचिस्तान के खिलाफ मुहिम भेजी। लद्दाख और बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर मुगल शासन में आ गया तथा बाल्टिस्तान के सरदार
की एक छो बे की एक बेटी नौजवान सलीम को ब्याही गई। खैबर दर्रे वाला रास्ता साफ करने के लिए मुहिम भेजी गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो इसने खैबर मतलब इन उज्बेकों के खिलाफ यहाँ भेजी थी ना, ये क्या कहते हैं, लद्दाख और बालिस्तान में फौज भेजी थी कि उन्हें यहाँ आने नहीं दिया जाए उनका रास्ता रोकने के लिए। तो रास्ता रोकते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस मुहिम के दौरान अकबर का जो प्रिय राजा था ना, प्रिय राजा बीरबल की जान चली गई। मतलब इसका जो प्रिय था बीरबल, वो इसकी जान चली जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बीरबल की मृत्यु कौन से मतलब उसमें हुई थी, तो ये खैबर दर्रे को जो खैबर दर्रा की मुहिम चलाई गई थी ना, इसमें इसकी मृत्यु होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। अब आगे चलते हैं। सिंध विजय 1590 ने पंजाब के लिए सिंध नदी का मार्ग खोल दिया। अकबर लाहौर में 1598 तक रुका रहा, जब तक कि अब्दुल्ला उज़्बेक की मृत्यु ने उज़्बेकों के खतरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उड़ीसा को मान सिंह ने जीता, तो उस समय बंगाल का सूबेदार था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर के दूध भाई मिर्जा अजीज कोका ने पश्चिम में काठियावाड़ को जीता। खाने खाना मुनी खान ने शहजादा मुराद के साथ दक्कन की ओर भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मान सिंह ने उड़ीसा को जीत लिया। और क्या कहते हैं, अकबर का जो भाई था, छोटा भाई अजीज कुछ भी कह लो, अजीज कोका, इसने पश्चिम में काठियावाड़ को जीत लिया। खाने खाना या मुइन खान ने शहजादा मुराद के साथ दक्कन की ओर, मुराद को इधर दक्कन की तरफ भेज दिया। फिर आगे चलते हैं। सदी के समाप्त होने तक मुगलों का नियंत्रण अहमदनगर तक फैल चुका था, जिसके कारण मुगल पहली बार मराठों के सीधे संपर्क में आ गए। अब यहाँ से देखेंगे कि फ्रेंड्स अकबर ने राज्य, धर्म और सामाजिक सुधारों के लिए क्या क्या किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अमीर वर्ग में हिंदुओं को शामिल करने से साम्राज्य के उदारवादी सिद्धांत मजबूत हुए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसने अपने उसमें क्या कहते हैं, राज्य में जो अमीर वर्ग था ना, उसमें हिंदुओं को भी शामिल करना आरंभ किया। सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध ये था टोडरमल, जो राजसभा के विषयों का विशेषज्ञ था और दीवान के पद तक ऊपर उठा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोडरमल हिंदू था और ये राज्यसभा विभाग का अधिकारी था जो दीवान के पद से ऊपर उठा। दूसरा बीरबल था, जो स्वयं बादशाह का बहुत प्रिय था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, यहाँ से देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं अकबर। यहाँ लिखा हुआ है अकबर और इधर लिखा हुआ है ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर अकबर है, यहाँ मैंने ने लिखा हुआ है। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। आगे चलते हैं। आरंभ में अकबर एक रूढ़िवादी मुस्लिम था, क्योंकि जब अकबर छोटा था ना, तो वह रूढ़िवादी मुसलमान था। अब आगे देखते हैं कि ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है आरंभ में अकबर एक रूढ़िवादी मुसलमान था, लेकिन जब जब वह वयस्क हुआ, मतलब 18 साल से ऊपर हुआ, तब वह, यहाँ देखो फ्रेंड, जब वह वयस्क, ये देखो, जब वह वयस्क हुआ तब, मतलब 18 साल से ऊपर हुआ तब तब तसव्वुफ सूफीवाद से प्रभावित करने वाला करने लगा, जिससे पूरे देश में प्रचार हो रहा था। मतलब तब ये सूफीवाद से प्रभावित करने लगा, सूफीवाद को प्रभावित करने लगा, जिसका पूरे देश में प्रचार था। मतलब मुसलमानों में भी दो तीन प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक शिया सुन्नी, एक सूफीवाद। ठीक है फ्रेंड्स, तब ये मतलब सूफीवाद से प्रभावित होने लगा, जिसका पूरे देश में प्रचार हो रहा था। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अकबर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक दल जमा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स,
अकबर ने मतलब एक्सपीरियंस व्यक्तियों का एक दल जमा कर लिया है। इसमें सबसे उल्लेखनीय अबुल फजल और उसका भाई फैजी थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इसके अबुल फजल और फैजी ये पूछे जाते हैं कि ये किसके दरबार में थे। तो ये अकबर के दरबार में थे फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार पूछे गए हैं। एक और एक और उल्लेखनीय दरबारी महेश दास नाम का जो ब्राह्मण था। ठीक है फ्रेंड्स, राजा बीरबल की उपाधि दी गई। तो ये क्वेश्चन कई बार इस देखो, इस दो तीन लाइनों से ही कई क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो ये अबुल फजल और फैजी किसके दरबार में थे, वो अकबर के दरबार में थे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बीरबल बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई थी। नहीं, मतलब ये महेशदास था, इसको बीरबल की उपाधि दी गई थी। और बीरबल का मूल नाम भी पूछा जाता है तो वो महेशदास था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस दो तीन लाइन से दो तीन क्वेश्चन बने हैं और बनते आ रहे हैं और कई बार बनेंगे। तो ये बीरबल की उपाधि दी गई थी, जो दिन रात अकबर का साथी था। ठीक है फ्रेंड्स, 1575 में अकबर ने एक नई राजधानी फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना बनाया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इबादत खाना कहाँ बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था, 1575 में बनवाया था। इस एक लाइन से तीन तीन क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स, तो याद रखना। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये बनवाया था तो इसमें काम भी कुछ होता होगा, तो वो काम देखते हैं। वो काम यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इस चरण में अकबर ने सभी लोगों के लिए इबादत खाना खोल दिया, इसमें सभी धर्मों के लोग आ जा सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, जो ये अकबर थाना इबादत खाना इसने लोगों के लिए बनवाया था, इसमें सभी लोगों के धर्मों के लोग आ सकते थे। जैसे कि देखो, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन आदि, और यहाँ तक कि जो मतलब भगवान को नहीं मानते थे ना, नास्तिक लोग, वो भी आ सकते थे इस दरबार में। बट इस दरबार को ना थोड़े दिन बाद बंद कर दिया जाता है, और उसका कारण यह था, वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने देखो किताब में कितनी बकवास लिखी हुई है। ये पेज पे हमारे लिए कुछ नहीं है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ भी हमारे लिए कुछ नहीं है। देखो, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो पागल हो जाओगे किताब पढ़ के। तो मैंने मोस्ट मोस्ट जो टॉपिक है ना, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही मैंने मार्क किया है पढ़ के। अब यहाँ हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यहाँ हमने इबादत खाने पे ख़त्म किया था और यहाँ से शुरू करेंगे इबादत खाने पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बता देता हूँ इसे, वो इबादत खाने में क्या होता था। इबादत खाने में ना, जो सभी धर्म के लोग होते थे ना, वो आपस में सभी धर्मों पर बहस करते थे। तो बहस करते तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। अब मान लो कोई हिंदू है तो वो ये कहेगा हमारा धर्म हिंदू सबसे बेस्ट है और इस धर्म के आगे कुछ नहीं है। अब मान लो कोई मुसलमान होगा तो मुसलमान ये कहेगा नहीं, मुस्लिम धर्म है, जो इस्लाम धर्म है वो सबसे बेस्ट है। अब कोई सिख होगा तो ये कहेगा नहीं, खालसा धर्म सबसे बेस्ट है। तो मतलब ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती थी, वही यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। देखो, इबादत खाने की बहसों में विभिन्न धर्मों के बीच बेहतर समझ नहीं हुई, बल्कि कड़वाहट ही बढ़ी, क्योंकि हर धर्म के प्रतिनिधि एक दूसरे धर्म की निंदा करते थे और यह साबित करना चाहते थे कि उनका धर्म दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए 1582 में इसे बंद ही कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे जो मैंने आपको समझाया है। मतलब हर कोई बंदा ये कहता था कि नहीं, हम बढ़िया है, हमारा धर्म बढ़िया है। तो आपस में मतलब लड़ाई वगैरह हो जाती थी, तो अकबर ने तंग आकर 1582 में इसे बंद ही कर दिया। कहा कि अब कोई बहस नहीं होगी इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर अकबर ने कुछ और दिमाग चलाया, तो अकबर ने हिंदू धर्म के लिए, मतलब कोई हिंदू धर्म को समझने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए, देखो, अकबर ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन के लिए पुरुषोत्तम और देवी दो संतों को तथा फारसी धर्म, मतलब इसने हर धर्म को मतलब समझने के लिए और उनका मतलब उन पर बहस करने के लिए या उनके बारे में समझने के लिए हर धर्म के लिए ना दो दो बंदे अलग से बुलवाए थे। ठीक है फ्रेंड, अकबर ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन के लिए पुरुषोत्तम और देवी देवी नामक दो संतों को तथा फारसी धर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए महाराजी महाराजी राणा को आमंत्रित किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। ईसाई सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल गोवा भेजकर आग्रह किया कि दो विद्वान पादरी मतलब गोवा से बुलाए, जो पुर्तगाली थे, और एक का नाम था एक्वाविवा और दूसरे का था मोन सेरट। ठीक है फ्रेंड, मोन सेरट नामक दो पादरियों को बुलाया।
ठीक है फ्रेंड्स, अकबरी दरबार में लगभग 3 वर्ष रहे। जो ये दोनों थे ना, जो गोवा से आए थे पुर्तगाली, ये अकबर दरबार में 3 वर्ष तक रहे। फ्रेंड्स समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जैन रह गए थे। जैनियों के लिए आग्रह पर काठियावाड़ के प्रमुख जैन संत हीर विजय सूरी को उसके दरबार में बुलाया और उसने कुछ टाइम इसके दरबार में बिताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, इसने हर धर्म को समझने के लिए कोई ना कोई बुलाया था। तो आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तथा सूफी संतों और योगियों से भेंट ने धीरे धीरे अकबर को यह विश्वास दिला दिया कि जहाँ पंथ और धर्म में भेद है, वहीं सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छी बातें भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों पर जोर दिया जाए तो असमंजस और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, जिससे देश को लाभ होगा। मतलब सबने कुछ ना कुछ बताया होगा, तो इसे भाई कुछ समझ में आ गया। वही ये बता रहा है कि अब कुछ धर्म में कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे। अकबर ने एक नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने एक नया धर्म चलाना चाहता था। इस कथाकथित नए मत के लिए अबुल फजल और बदायूं ने तौहीदी इलाही नामक शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका अर्थ देवी एकेश्वरवाद है। मतलब इसने समझ आ गया, तो ये एक नया ही धर्म अपना ही चलाना चाहता था, जिसे ये कहा गया, क्या कहते हैं, अबुल फजल और बदायूं ने इसे तौहीद ए इलाही नामक शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका अर्थ देवी एकेश्वरवाद था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहीं क्लियर कर दूं कि कई लोग ये पढ़कर बैठे हैं कि दीन ए इलाही चलाया, और क्योंकि चैप्टर बस लास्ट पेज है, 5 मिनट का और चैप्टर है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में कहीं वो ये ना सोचे कि हमने तो एक मेन चीज़ पढ़ी थी कि दीन इलाही चलाया, तो वो दीन इलाही को ही इसने तौहीदी इलाही का शब्द का इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आप लोग कहोगे कि दीन इलाही तो आया ही नहीं, पूरा चैप्टर ख़त्म करा दिया, लेकिन दीन इलाही भी चलवाया था इसने, तो वो तो इस चैप्टर में कहीं नाम ही नहीं आया उसका, तो वो यही है। तौहीद इलाही शब्द का इस्तेमाल किया गया था इसने, अबुल फजल और बदायूं ने। तो आप याद रखना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इसके सदस्य वे होते थे जो अपनी इच्छा से मतलब इसमें जुड़ना चाहते थे, और बादशाह जिनके लिए अनुमति देता था। मतलब इस धर्म में वो लोग होते थे जो अपनी इच्छा से आना चाहते थे और बादशाह उन्हें अनुमति देता था। दोक्षा के लिए रविवार का दिन तय किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीदवार अपना सर बादशाह के पैर पर रखता था, जो उसे उठाता था और उसे मंत्र देता था। मतलब इस धर्म में शामिल होने के लिए ना रविवार का दिन चुना गया होगा, और जो भी इसमें शामिल होना चाहता था वो बादशाह के पैरों पर आकर अपना सर रख देता था, और सर उठाता था। जब वो सर उठाता था तो बादशाह उसे मंत्र देता था। ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें अकबर का प्रिय इसमें अकबर का प्रिय कलमा अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ही सबसे बड़ा है भी शामिल था। मतलब वो मंत्र में यही बताता होगा कि अकबर का जो प्रिय कलमा था अल्लाह अकबर, ये मंत्र दिया जाता था कि अल्लाह ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दीक्षा को छोड़कर ना कोई ग्रंथ था और ना ही कोई पुरोहित वर्ग और ना ही कोई पूजा स्थान या कर्म कांड समारोह थे। मतलब दीक्षा मतलब ये अपने धर्म के बारे में बताना चाहता है कि जो इसमें शामिल होगा ना, उसके लिए दीक्षा को छोड़कर, मतलब जो मेरा कि धर्म को छोड़कर ना ही तो कोई और धर्म है और ना ही कोई पुरोहित और ना ही पूजा और कर्मकांड का कोई स्थान या समारोह है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब चलते हैं लास्ट पेज पे। अकबर की मृत्यु के बाद तौहीद इलाही लगभग समाप्त हो गया। हालांकि मुरीद बनने का मंत्र उन्हें देने का सिलसिला जहांगीर के कुछ समय तक जारी रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर की जब मौत होगी ना, अकबर मर गया है, मरने के बाद जो तौहीद इलाही या दीन इलाही समाप्त हो गया, लेकिन जो मुरीद बनाने का जो मंत्र दिया जाता था ना, वो कुछ समय के लिए जहांगीर के काल में भी जारी रहा। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने कुछ रचनाएं भी करवाई थी। देखिए, आदि की रचनाएं फारसी में अनुवाद कराने के बाद एक बड़ा सा अनुवाद विभाग स्थापित किया। मतलब अकबर ने कुछ रचनाएं फारसी में कराई थी और उसके बाद उसने एक बड़ा अनुवाद विभाग स्थापित किया। और इस विभाग में पता क्या क्या किया गया। इसमें सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल का अनुवाद किया गया। अनुवाद करने के लिए पहले इन तीनों को चुना गया, सियासी, बत्तीसी
अथर्ववेद और बाइबल का अनुवाद के लिए इनको पहले चुना गया। इसके बाद महाभारत, गीता और रामायण की बारी आई। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी रचना की गई। दूसरी रचना बारी आई। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी रचनाओं में पंचतंत्र और भूगोल के ग्रंथ शामिल थे। कुरान का भी अनुवाद कराया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स ये लाइन छूट गई थी, उसने संस्कृत, अरबी, यूनानी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने छूट गई थी। उसने संस्कृत, अरबी, यूनानी आदि की रचनाओं के लिए फारसी अनुवाद कराने के लिए, तो मतलब इन सब का ना फारसी में अनुवाद कराया था उसने। पहले तो इसका कराया अथर्ववेद बाइबल का, फिर दूसरे नंबर पे इसका महाभारत, गीता और रामायण का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप, वो लाइन पीछे छूट गई थी तो आपने देख ली होगी। इसके बाद यहाँ से चलते हैं। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दी, बशर्ते स्वयं विधवा अपनी स्वतंत्र इच्छा से बार बार उसकी इच्छा व्यक्त ना करे। कम उम्र की, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जो मतलब पहले मान लो ऐसे होता था पहले टाइम में, मतलब किसी कोई मैरिड वुमेन है, उसका हस्बैंड मर जाता है तो मरते टाइम ना जब उसे जलाया जाता था उसके हस्बैंड को, तो जो विधवा थी ना उसको भी आग में जिंदा ही जलना पड़ता था, ऐसा नियम था। तो इसने उस पर सती प्रथा पर रोक लगाई, बशर्ते कि विधवा स्वयं अपनी इच्छा से बार बार उसकी इच्छा व्यक्त ना करे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बार बार ये ना बार बार क्या कहते हैं, बार बार उसे जलना ना पड़े आग में, तो उसने इन सब पे रोक लगा दी। कम उम्र की विधवाओं को जलाना मना था। उन्होंने अभी अपने पति के साथ ही सहवास ना किया, मतलब यही मैंने जो आपको बताया, जो कम उम्र की विधवाएं थी ना उन्हें जलाने से मना था, क्योंकि जो हाउस वाइफ थी जो ने अपने पति के साथ सहवास ना किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, विधवा विवाह को पूरी तरह कानूनी बनाया गया। विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों की 14 से 16 वर्ष कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट है अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया और नैतिक शिक्षा और गणित और कृषि, ज्योमेट्री, खगोलीय शासन के नियमों का, तर्कशास्त्र, इतिहास आदि लौकिक विषयों पर जोर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसने शिक्षा के लिए क्या था, यहाँ उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और मतलब उसे जो विधवा वगैरह थी कम उम्र की उसको आग में ना जलना पड़े। शादी की उम्र 14 से 16 कर दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर के समय उम्र कितनी बढ़ाई थी, 2 साल बढ़ाई थी, 14 से 16 कर दी गई थी। तो आगे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर है ये, दक्कन और दक्षिण भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं तक ये अकबर का था। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड गेन सम नॉलेज इन दिस चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।